पीएम मोदी के आगे विपक्ष की एक नहीं चल रही है। विपक्ष के लोग डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात चल रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष के लोग काफी हताश नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी विरोध के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले अभिजीत दीपके की भी पोल खुल गई है, जिसके बाद दीपके बैकफुट पर आ गए हैं। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के नेता सौरभ दास दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से जुड़े आपराधिक अवमानना केस में बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं। उन्हें आपराधिक अवमानना के केस में जवाब देने के लिए नोटिस तो जारी किया ही गया है, उन पर इस मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटाने का भी आरोप लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सौरभ दास और गोपाल राय पर आरोप है कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बदनाम करने की नीयत से सोशल मीडिया पर चली सोची समझी मुहिम का हिस्सा थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से भी उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक अवमानना केस में 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की बेंच ने इसी हाईकोर्ट की महिला जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से जुड़े एक आपराधिक अवमानना के केस में सीजेपी के नेता सौरभ दास से 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 की समाप्ति बुधवार 5 अगस्त 2026 को 7वीं बरसी है। जम्मू और कश्मीर को इसके माध्यम से मिले विशेष दर्जे को मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 के अपने ऐतिहासिक फैसले के जरिए हटा दिया था। वहीं इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा है कि वो आज भी इस घटना को भूले नहीं हैं और इसे पलटे तक भूलेंगे भी नहीं। दर्शकों, 5 अगस्त को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया था और ये देश के लिए इतिहास रचने जैसा था, जिससे करोड़ों देशवासियों को इस काले कानून से राहत मिली थी। लेकिन कुछ वामपंथी और कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई थी। उन्होंने बड़े लेवल पर इसका विरोध किया था। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला आदि पार्टी के लोगों ने जमकर बवाल मचाया था। लेकिन कश्मीर की जमीन पर कितने नागरिकों को 370 हटाए जाने से खुशी मिली थी, उससे महबूबा मुफ्ती को कोई लेना देना नहीं था। वहीं जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड मोदी सरकार जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग मोदी सरकार के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सीजेपी की नींद उड़ाने वाली खबर आई है और कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दर्शकों, संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के प्रयासों के तहत आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच लंबी मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में परिसीमन बिल पर संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि सरकार 15 अगस्त के बाद संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। खबर के मुताबिक 16 से 18 अगस्त तक विशेष सत्र में सरकार की कोशिश होगी कि वो परिसीमन बिल पर चर्चा कर उसे पारित करा सके। वहीं इस संबंध में सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क साध रही है ताकि इस बिल पर व्यापक सहमति बनाई जा सके। इसके साथ ही सरकार अगले सप्ताह FCRA संशोधन विधेयक 2026 को भी संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। यह विधेयक विदेशी अंशदान से जुड़ा मौजूदा कानून में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगा। वहीं राहुल गांधी और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर को लेकर पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे, उन्हें करारा जवाब मिल गया है। दरअसल पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए युद्ध विराम के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उस समय भारतीय सेना अपने लक्ष्यों का एक हिस्सा ही पूरा कर पाई थी। हाल ही में रिटायर हुए CDS अनिल चौहान ने यह खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के प्रहार के आगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पूरी तरह से कांप रहा था और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन नई दिल्ली की तरफ से उसे इसके लिए लंबा इंतजार कराया गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अब इस मुद्दे पर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को घेरा है। साथ ही झारखंड में पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। पूनावाला ने कांग्रेस पर दोहरी नीति का आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि प्रियांक खड़गे बेशर्मी से कहते हैं कि अगर मेरा इस्तीफा चाहते हो पेपर लीक पर तो पहले 25 दिन आंदोलन करो, 25 दिन उपवास करो, 25 दिन अनशन पर बैठो, तब मैं जाकर कंसीडर करूंगा। ये है नेपोटिज्म का नमूना। दर्शकों, नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दीपके मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में बच्चों के शामिल होने पर विवाद शुरू हो गया है। वकील रिंकी चटर्जी ने सौरभ दास, अभिजीत दीपके और सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 0 FIR दर्ज करने की बंगाल के सिलीगुड़ी क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। वकील रिंकी चटर्जी का कहना है कि प्रदर्शन में 12 साल के बच्चे को शामिल क्यों किया गया था। एडवोकेट रिंकी चटर्जी सिंह के मुताबिक जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में बच्चों को शामिल करने के लिए आयोजकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 13, 14 और 15 और BNS की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान लाठीचार्ज हुआ और पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक लाइव वीडियो पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने युवाओं को उनकी भद्दी गालियों के लिए माफ कर दिया है और उनके भविष्य को देखते हुए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। वहीं वकील रिंकी चटर्जी के मुताबिक सीजेपी के ऑर्गेनाइजर अभिजीत दीपके और सौरभ दास ने बाद में 12 साल की लड़कियों पर पुलिस के लाठीचार्ज और उनके साथ दुर्व्यवहार को लेकर पीएम मोदी से माफी की मांग की और इसको लेकर वीडियो पोस्ट किया। इसको लेकर वकील रिंकी चटर्जी ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी छोटी बच्ची को विरोध प्रदर्शन में कौन लेकर आया और जिस उम्र में सुरक्षा देने की जरूरत होती है उस उम्र में उसे विरोध प्रदर्शन में शामिल कैसे किया गया। वकील रिंकी चटर्जी ने इसके लिए आयोजकों पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की मांग की है। रिंकी चटर्जी ने सवाल किया कि विरोध प्रदर्शन को कौन फंड कर रहा है और पैसा कहां से आ रहा है। ये बिल्कुल डीप स्टेट का काम है। वकील रिंकी चटर्जी का कहना है कि इसमें कुछ दलाल और देशद्रोही शामिल है। हमारे अपने देश के लोग जो इसका भला नहीं चाहते वो सभी मोदी सरकार को गिराने की कोशिश में एक साथ आ गए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान नाबालिग बच्चों के शामिल होने पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया था कि पुलिस के लाठीचार्ज में इनमें से कई बच्चे घायल हुए हैं, लेकिन अब जिस तरह से वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने सौरभ दास, अभिजीत दीपके और सीजेपी के आयोजकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 0 एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी है, उससे दीपके और सीजेपी के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं इससे पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने अभिजीत दीपके के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली डीसीपी के पास सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि मेरे पास सबूत है कि उनके लोगों ने मुझ पर हमला किया था। मुझ पर पुणे और औरंगाबाद में हमले हुए थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने आगे ये भी कहा कि इस मामले में पहले से ही 2 केस दर्ज हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस तुरंत अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के सीएम और पुलिस की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने सही समय पर सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया, जिससे दिल्ली का माहौल बिगड़ने से बच गया। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने उर्फी जावेद पर 1 लाख रुपए और पूनम पांडे पर 20,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। तो देखा आपने कि कैसे अभिजीत दीपके अब चौतरफा गिर गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या आंदोलन में हर दिन 8 से 10 लाख रुपए का खाना प्रोटेस्टर्स को खिलाया जा रहा था, वो पैसा कहां से आ रहा था? क्या विदेशों से पैसे आ रहे थे? जांच एजेंसी इस मामले को लेकर भी जांच कर रही है। कई विदेशी कंपनियों पर शक है और उनके खिलाफ जांच जारी है। ऐसे में अब जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दर्शकों, बुधवार को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने सदन परिसर में विरोध मार्च निकाला। उनकी मांग थी कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्यवाही पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दें। इस मार्च में अमित शाह जवाब 2 के नारे सुनाई दिए। कांग्रेस के विरोध पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का काम सदन में आकर मुद्दे उठाना है, लेकिन राहुल गांधी सदन से दूर रहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व, पार्ट टाइम और गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष बताया। गौरव भाटिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का काम सदन में मुद्दा उठाना है, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ का नेता प्रतिपक्ष मुद्दे उठाने की जगह भाग जाते हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री छात्रों को माफ करने वाले कौन होते हैं। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया और आरएसएस फोबिया हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी की सोच ही जहरीली है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन का मुद्दा भी उठाया। भाटिया ने राहुल गांधी पर सिलेक्टिव एमनेसिया का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं। भाटिया ने राहुल गांधी को भगोड़ा बताते हुए कहा कि जब भी सदन चलता है राहुल गांधी भाग जाते हैं। वहीं गौरव भाटिया से पहले बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर झारखंड में हो रहे छात्रों के आंदोलन और कर्नाटक पेपर लीक मामले पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष चुनिंदा तरीके से नाराजगी दिखा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां एक तरफ छात्रों के मुद्दों पर शोर मचाया जा रहा है, वहीं कर्नाटक और झारखंड जैसे मामलों में कांग्रेस चुप नजर आती है। संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी अब तक कर्नाटक के मामले पर चुप हैं और आज भी शायद पार्लियामेंट चलाने नहीं देंगे। संबित पात्रा ने कर्नाटक की पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक और अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया ने गृह मंत्री प्रियंक खड़गे से पूछा कि क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, तब उन्होंने अहंकार भरे अंदाज में कहा कि पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। संबित पात्रा ने प्रियंक खड़गे के इस बयान को इनसेंसिटिव और अमानवीय बताया। इसके अलावा संबित पात्रा ने झारखंड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां सोशल मीडिया के जरिए हजारों लाखों छात्र हर दिन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके पक्ष में एक शब्द बोलती नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में भी यह मुद्दा नहीं उठाया गया। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने यह भी पूछा कि क्या मकर द्वार पर किसी कांग्रेस सांसद के हाथ में झारखंड के जेपीएससी परीक्षा को लेकर कोई तख्ती दिखाई दी।
पात्रा ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, लेकिन इस पर किसी कांग्रेसी के हाथ में कोई तख्ती नहीं दिखी। बीजेपी और सुमित पात्रा के मुताबिक ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे कांग्रेस की राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस रांची के आंदोलनकारी छात्रों से क्यों मुंह छुपा रही है, क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार में है। मतलब मेरी सरकार में पेपर लीक पर मैं चुप रहूंगा, बाकी जगह छात्रों को भड़काऊंगा। कांग्रेस का इस सिलेक्टिव अप्रोच हास्यास्पद है। तेरा पेपर लीक और मेरा पेपर लीक कांग्रेस पार्टी की संकुचित मानसिकता दिखाता है। तो देखा आपने कि कैसे झारखंड और कर्नाटक मामले पर राहुल गांधी की चुप्पी सवालों के घेरे में है। ऐसे में देश में ये संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी को छात्रों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ छात्रों के नाम पर राजनीतिक लाभ से मतलब है। दर्शकों, एक तरफ तो वकील रिंकी चटर्जी ने सौरभ दास, अभिजीत दीपके और सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 0 एफआईआर दर्ज करने की बंगाल के सिलीगुड़ी क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने भी अभिजीत दीपके के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि दीपके के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं कि उनके लोगों ने मुझ पर हमला किया था, मुझ पर पुणे और औरंगाबाद में हमले हुए थे। वहीं झारखंड के रांची में हो रहे छात्रों के आंदोलन पर अभिजीत दीपके और सीजेपी की चुप्पी से लोग हैरान थे। अभिजीत दीपके पंजाब को लेकर भी चुप हैं। अभिजीत दीपके पर सवाल उठ रहा है कि वो सिर्फ अपनी मोदी विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब चौतरफा घिरने के बाद दीपके को यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा है। दरअसल सीजेपी अब झारखंड जाएगी और वहां आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। अभिजीत दीपके ने अब कहा कि हम झारखंड के छात्रों की हर मांग का समर्थन करते हैं। अभिजीत दीपके ने झारखंड और दूसरे राज्यों में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को टेंट और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं न देना गलत है और उनकी मांगे जायज हैं। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके की एंट्री पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। सोरेन ने कहा है कि सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सीएम ने कहा कि जांच एजेंसियां अपने काम में लगी हुई हैं और जल्दी ही कोई ठोस समाधान निकलेगा। छात्रों को चाहिए कि वो अपनी मांग सरकार के सामने रखें। इस बीच सीजेपी के प्रवक्ता ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है कि बुधवार सुबह 15 से 20 लोग उनके घर में आ धमके। सौरभ दास ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरा बताते हुए दिल्ली पुलिस को आपात संदेश भेजा है। अपने आरोपों के समर्थन में सीजेपी नेता सौरभ दास ने कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो शेयर किए हैं। उन्होंने अपने दावों को लेकर एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट डाले हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि SOS, कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल ने मेरे घर में घुसपैठ की और अंदर का विजुअल दिखा रहे हैं। सीजेपी के नेता सौरभ दास का आरोप है कि ये सिर्फ मेरी निजता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि मेरी और मेरी फैमिली के लिए सुरक्षा का भी गंभीर खतरा है। इसके परिणाम स्वरूप अगर असामाजिक तत्व मेरे आवास पर मुझ पर हमला करते हैं, ये यूट्यूबर्स और उनके ट्रोल हैंडलर्स जो इसे करवा रहे हैं सीधे जिम्मेदार होंगे। उन्होंने ये ट्वीट दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए किया है। इसके साथ ही उन्होंने 2 वीडियो लिंक के साथ एक और पोस्ट किया है। दरअसल सौरभ दास द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आवास का बाहरी गेट खोलकर कैंपस में दाखिल हुआ है और दावा कर रहा है कि इसी में कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास रहते हैं, जो अभी घर में नहीं है। वहीं दूसरे वीडियो में आवास के बाहर मौजूद एक शख्स इस बात की पुष्टि कर रहा है कि सौरभ दास यहीं रहते हैं। इसके अनुसार उनके साथ उनका एक कुक भी घर में ही रहता है। हालांकि OMH न्यूज इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। वहीं इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से आपराधिक अवमानना के केस में उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और उनके खिलाफ केस से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटाने की शिकायत उच्च न्यायालय से की गई है। वहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सीजेपी राजनीतिक पार्टी बनेगी, तो इसको लेकर अभिजीत दीपके ने बुधवार को कहा है कि सीजेपी फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए सीजेपी फिलहाल उसी भूमिका में काम करेगी। अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए। आज भारत को किसी नई राजनीतिक पार्टी की नहीं, बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है। कुल मिलाकर देखें तो सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या झारखंड जाकर अभिजीत दीपके अनशन पर बैठेंगे और आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में झारखंड के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेंगे, या सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हम छात्रों के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें